कहा इन्होंने। उन्नति की ओर भी बढ़ सकते हैं। ग्रंथों का जो निचोड़ है उस पर चलते। हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो खाना खाने के बाद अब हम आ चुके हैं यहाँ पर। तो ये है अर्नब और अदिति के पापा ना। तो उसके उससे भी बढ़ के ये जो है वो एक लीडर है, ठीक है। कांग्रेस पार्टी के एक बहुत ही जानकार शख्स हैं। जो भी कांग्रेस पार्टी के जो व्यूअर्स हैं हमारे देख रहे होंगे तो वो डेफिनेटली इनसे रूबरू होंगे और जानते होंगे इनको। तो इनका नाम है श्री दीपक राठौर जी फ्रॉम शिमला। तो हम इनसे कुछ पूछेंगे इनके विषय में जानेंगे, इनके बारे में जानेंगे कि किस तरह से ये पार्टी में आए, क्या इनका ओपिनियन है कांग्रेस के रिगार्डिंग, और क्यों ये कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन हुए। तो एक बार हमारे व्यूअर्स को हाय कहे सर। Hi guys, I am Deepak Rathore from ठियोग असेंबली डिस्ट्रिक्ट शिमला हिमाचल प्रदेश। और जिस तरह से हमारे छोटे भाई ने भी प्रश्न किया है कि आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं या कांग्रेस के लीडर हैं, तो आप कांग्रेस में क्यों थे, तो मैं छोटा सा इसका एक जवाब देना चाहूँगा। जब भारतवर्ष आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था तो 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ। तारीख थी 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 1885 के बाद पूरा हिंदुस्तान अंग्रेजों के खिलाफ किस तरह से हुआ और किस तरह से ये भारत को आज़ाद करने की रणनीति बनाई गई, धीरे धीरे उसमें जो है वो ये आंदोलन आगे बढ़ता चला गया। और जैसे जैसे आंदोलन आगे बढ़ा, बहुत सारे लीडर इसमें एमर्ज हुए, बहुत सेक्रीफाइस हुए, बहुत सारी शहादतें भी हुई देश को आज़ाद करने के लिए। और जब महात्मा गांधी जी अफ्रीका से वापस आए और हिंदुस्तान में उन्होंने लीड करना शुरू किया स्वतंत्रता आंदोलन को, तो सबसे पहले उन्होंने भारत भ्रमण को चुना। यानी कि पहले उनको भारत को समझना था। भारत हर जगह जाकर वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति क्या है, सामाजिक ताना बाना वहाँ का क्या है, वहाँ किस तरह की इकोनॉमी, किस तरह की अर्थव्यवस्था, किस तरह की है, रीति रिवाज कैसे हैं, उन सबको जानने के बाद उन्होंने भारत को आजाद करने की जो रूपरेखा है, उसके लिए जो आंदोलन करने थे उसकी रूपरेखा तैयार की। जब भारत आजाद हो जाए तो किस तरह का भारत, हम किस तरह का लोकतंत्र हम देशवासियों को दें, उसकी भी तैयारी शुरू हो गई थी सामाजिक बदलाव को लेकर। एक तरफ स्वतंत्रता आंदोलन चरम पर था, दूसरी तरफ सामाजिक आंदोलन चरम पर था। जैसे अस्पृश्यता अभिशाप है, जातिवाद को खत्म करना था। राजा राम मोहन राय, मदन मोहन मालवीय, इन्होंने किसी ने अस्पृश्यता पर काम किया, किसी ने विधवा विवाह पर काम किया, किसी ने एजुकेशन को बढ़ावा दिया, और किसी ने महिलाओं को एजुकेशन दी जानी चाहिए इस पर काम किया। किसी ने जो समाज में फैली हुई कुरीतियां हैं, अंधविश्वास है, उनको खत्म करने के लिए काम किया। तो ये पैरेलल, दोनों चीजें पैरेलल चल रही थी। एक तरफ स्वतंत्रता आंदोलन और दूसरी तरफ सामाजिक आंदोलन। धीरे 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 जब ये अपने चरम पर पहुंचा, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, अंग्रेज कमजोर होने शुरू हुए। अंग्रेजों को लगा कि अब इस मूवमेंट को हम नहीं रोक पाएंगे, तो 15 अगस्त 1947 को फाइनली भारत आजाद हो गया। तो इसमें से जो विचारधारा निकल कर जो आई, आपको हैरानी होगी, महात्मा गांधी जी ने शस्त्र कभी नहीं उठाए देश को आजाद करने के लिए। सत्याग्रह का उन्होंने जो है वो साथ लिया, सत्याग्रह को उन्होंने शस्त्र बनाया, बिना ब्लडशेड के, बिना खून खराबे के उन्होंने देश को आजाद कराया, सत्य और अहिंसा पर चलते हुए। पूरे विश्व में बहुत प्रसिद्ध हुए अपनी इस एक नई तरह की सोच को जन्म देने के लिए कि जब क्रांति हो तो वो बगैर खून खराबे के भी हो सकती है। ये एस्टेब्लिश उन्होंने पूरे विश्व के सामने किया।
इसके साथ आपने देखा होगा बड़े बड़े बांध बने ताकि रेगिस्तान के लिए पानी पहुंच सके, सिंचाई का और पीने का पानी और बिजली का उत्पादन हो सके, ताकि ऊर्जा की कमी जो है उसको दूर किया जा सके। इसी तरह से अगर आपको नॉन अलाइन मूवमेंट का मालूम हो, और जिसे हम हिंदी में शब्द है नॉन अलाइन मूवमेंट को कहते हैं, मैं अभी दिमाग में नहीं आ रहा, जैसे दिमाग में आएगा मैं आपके बीच में रखूंगा। किसी भी विश्व के किसी भी गुट के साथ जो है नहीं चलने का उन्होंने प्रण लिया। दो भागों में विभक्त जो उस समय पूरा संसार था, उसके बीच का रास्ता उन्होंने अख्तियार किया। और उस नॉन अलाइन मूवमेंट में जो है बहुत सारे देश जो है भारत के साथ जुड़ना शुरू हुए। कहने का मतलब है कि एक ऐसी दिशा उस लीडर ने पूरे विश्व को दी जो खुद एक ऐसे चरमराए हुए देश को आजाद करके लाए थे जहां पर स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं थी, जिस देश के अंदर में भूखमरी थी, एजुकेशन नहीं थी, किसी भी तरह की सोसाइटी में जो आपस में बड़े भारी तनाव थे, जातिवाद के तनाव, धर्म के तनाव, और जैसे बंटवारा हुआ था भारत और पाकिस्तान का, उसको लेकर बड़े तनाव को जो है हिंदुस्तान झेल रहा था। ऐसे समय में पूरे विश्व को एक दिशा देना, गुट निरपेक्षता उसे कहते हैं, जो मैं नॉन अलाइन मूवमेंट की बात कर रहा था, गुट निरपेक्षता उसे कहते हैं। गुट निरपेक्षता का सिद्धांत जो है वो भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू देते हैं, और अपने देश को आगे ले जाने के लिए अपने ऊपर वो विश्वास रखते हैं, ना कि कोई कि सबका जो है किसी भी दूसरे देश के का जो हम कह सकते हैं कि दबाव, उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देते थे। तो खुद उन्होंने वो रास्ते ऐसे समय में अख्तियार किए जब पूरा हिंदुस्तान जो है समस्याओं से घिरा हुआ था। और आज 75 वर्षों के बाद जहां हम पहुंचे हैं, उस बीच में जो जर्नी थी, उस जर्नी को जब हम बड़े ध्यान से पढ़ते हैं, खासकर जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, जब महात्मा गांधी इसमें कूदे भारतवर्ष में आने के बाद, और जब भारत आजाद हुआ उसके बाद किस तरह से बुनियाद रखी गई, तो उसमें जो शब्द निकल कर आते हैं, स्वतंत्रता के बाद के शब्द जो निकल कर आते हैं, या स्वतंत्रता से पहले जिस तरह से सत्य और अहिंसा पर लड़ाई लड़ेगी, तो 5 शब्द जो है वो देश की फॉर्मेशन बनाते हैं। और वही जो शब्द है, वही 5 शब्द जो है कांग्रेस की आइडियोलॉजी भी है। और जब हम गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहब, जो भी पूरे विश्व में जितने भी ग्रंथ हैं, धार्मिक ग्रंथ है, जब हम उनका निचोड़ भी निकालते हैं तो वही 5 शब्द निकलते हैं। उन्हीं 5 शब्दों के आधार पर ही भारत की आजादी की लड़ाई लड़ी गई। वही हमारे धार्मिक ग्रंथों का निचोड़ भी है, वही 5 शब्द। और वही जो 5 शब्द हैं एक ऐसे विश्व का निर्माण कर सकते हैं जहां पर शांति स्थापित हो सके, अहिंसा का रास्ता अख्तियार करते हुए मानवतावाद को जो है अपने डे टू डे लाइफ में समाहित किया जा सके, ताकि विश्व शांति और विश्व बंधुत्व की बात की जा सके। जिस तरह से आज बहुत सारे जो देश हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, बहुत खून खराबा हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे शहीद हो रहे हैं। तो ये भारतवर्ष ने जो अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, उन 5 शब्द जो मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं, उन्हीं शब्दों को अगर पूरे विश्व में उनका प्रचार और प्रसार किया जाए, उन पर चला जाए, तो मुझे लगता है कि हम विश्व शांति की ओर भी बढ़ सकते हैं, उन्नति की ओर भी बढ़ सकते हैं, और आध्यात्मिक तौर पर जो हमारे धार्मिक ग्रंथों का जो निचोड़ है, उस पर चलते हुए हम अपने आप को भी जो है, हम क्यों हम इस संसार में आए, कैसा हमने ये संसार जिया और कैसा हमें ये जीना चाहिए था, उसका भी हमें उत्तर मिलता। तो ये 5 शब्द हैं: सत्य, अहिंसा, स्वराज, अंत्योदय और सर्वोदय। छोटी छोटी व्याख्या मैं इनकी रखूंगा आपके बीच में, और एलोबरेट करने के लिए मैं आपके ऊपर छोड़ दूंगा, जो इसको कार्यक्रम को देख रहे हैं हमारे छोटे भाई के सानिध्य से। आपको खुद इसको एनालाइज करना होगा इन टाइम्स टू कम। जब भी आप अकेले में कहीं बैठो, तो सत्य को क्या आपके कितना मानते हैं, सत्य क्या है, या क्या सच बोलना ही सच है, या हर एक प्रकृति ने जो आपको जो जिस रूप में दिया है, उसको उसी रूप में समझकर, उसी रूप में उसको गले लगाकर, उसी तरह से जो चलना है, उसको भी सत्य कहते हैं।
इस सच्चाई को अगर आप समझते हैं या इस सत्य को अगर आप समझते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो जीना है वो आसान होता चला जाएगा। बहुत जो कठिन प्रश्न आपके जीवन में आते हैं उन प्रश्नों के जो आपको उत्तर हैं इस सत्य के आधार पर मिलने शुरू हो जाएंगे और आपका जीवन जो है वो सुगम होना शुरू हो जाएगा। दूसरा है अहिंसा। शाब्दिक अर्थ अहिंसा कहता है कि भी जिसमें हिंसा ना हो, मारपीट ना हो, ब्लडशेड ना हो, खून खराबा ना हो। लेकिन जब हम अहिंसा का विस्तृत मतलब समझने की कोशिश करते हैं तो अहिंसा वहां होती है जहां पर प्यार होता है, और जहां पर प्यार होता है वहां पर हिंसा हो ही नहीं सकती, और जहां हिंसा नहीं होगी वहां पर प्यार होगा, और जहां पर प्यार होगा वहां पर खुशियां होगी, वहां पर एक दूसरे के ऊपर विश्वास होगा, वहां हम शक की दृष्टि से किसी को नहीं देखेंगे, आपस में कंफ्यूजन नहीं होगा, और जहां पर कंफ्यूजन नहीं होगा वहां आपकी दोस्ती बढ़ेगी, जहां आपकी दोस्ती बढ़ेगी वहां फिर से प्यार बढ़ेगा, और जब प्यार बढ़ेगा तो आपको जीने की जो राह है वो सुगम होगी। जब आप कष्ट में होंगे, दुखी होंगे, तो उस समय वही जो विश्वास, जो वही जो प्यार आपका लोगों के साथ है वो आपको जीने के लिए प्रेरित करेगा। तो अहिंसा में हम एक चीज और भी देखते हैं, हिंसा अगर हम किसी को मारपीट नहीं करते तो आप अहिंसक ऐसा नहीं हो सकता है, आप फिर भी हिंसक हो सकते हैं। आपके हाव भाव में किसी को आपने बुरे शब्द कह दिए, वो भी एक हिंसा है। किसी का कोई अच्छा काम होने वाला था, आप उस काम में रोड़ा बने ईर्ष्या के कारण, वो भी एक हिंसा है। किसी आदमी को आपकी तरफ से कुछ सहायता चाहिए थी और वो सहायता आप कर सकते थे लेकिन आपने जानबूझकर नहीं की, वो भी एक हिंसा है। ये हिंसा आप प्रकृति के प्रति भी करते हैं, यही हिंसा आप इंसानों के प्रति भी कर सकते हैं, जानवरों के प्रति भी कर सकते हैं। तो हिंसा एक ऐसा शब्द है जो नफरत का बीज बीजता है और उसके बाद संसार आपके लिए जीने लायक नहीं रह जाता है, ऐसी स्थितियां बननी शुरू हो जाती है। तो सत्य का मैंने बात बताई, अहिंसा की बात बताई। अब हम बढ़ते आगे स्वराज की तरफ। स्वराज के बहुत बड़े मायने हैं। स्वराज को अगर हम छोटे से शब्दों में कहें, शाब्दिक अर्थ कहें, स्वराज यानी कि अपना राज। अपना राज यानी कि हम भारत आजाद हो गया तो हिंदुस्तान की जो गवर्नमेंट है उसको हम भारत 133 करोड़ लोग चुनते हैं, 18 साल से ऊपर का जो मतदाता है वो चुनता है। स्वराज हो गया यानी कि हमने अपना राज शुरू कर दिया, रजवाड़ों का राज खत्म हुआ, अंग्रेजों का राज खत्म हुआ, मुगलों का राज खत्म हुआ। लेकिन स्वराज के बहुत बृहद मायने भी हैं, बहुत गहरे मायने, और बहुत स्वराज के ऊपर जो है आपको अपने ऊपर राज करने को भी जो है आप वो स्वराज कह सकते हैं। जब आप अपनी आत्मा के ऊपर कंट्रोल करते हैं और जिस प्रकृति के साथ आप चलना शुरू करते हैं, अपनी आत्मा, मेरी आत्मा या मैं, जो मैं शब्द से मेरा तात्पर्य है जिसको मैं अपनी आत्मा मानता हूं, अगर उसको कोई कंट्रोल करने वाली कुछ दूसरी ताकतें हैं तो मेरा वो स्वराज नहीं है। मुझे कोई ताकत कंट्रोल कर रही है, कोई लालच मुझे कंट्रोल कर रहा है, मुझे कोई मोह है जो वो कंट्रोल कर रहा है, या मुझे कोई सत्ता कंट्रोल कर रही है, या कोई मुझे डर जो है वो मुझे कंट्रोल कर रहा है, तो मानिएगा कि आप स्वराज को नहीं जी रहे हैं। स्वराज का मतलब है आपका अपने ऊपर भी राज। मैं स्वतंत्र हूं, मेरी आत्मा जो है वो स्वतंत्र है, मैं किसी के दबाव में भी कोई काम नहीं कर रहा हूं। मेरी सोच जो है वो बिल्कुल निर्मल भी है और मैं अपनी सोच का खुद मालिक हूं। कोई डर जो है मुझे इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है, तो उसे स्वराज कहते हैं। और इसके और भी गहरे मायने, जितना आप इस स्वराज को प्रैक्टिस करोगे अपनी डे टू डे लाइफ में, उतना स्वराज के मायने आपके दिमाग में और गहरे होते चले जाएंगे, जो दिमाग से होते हुए आपकी आत्मा में बस जाएंगे। ये 3 शब्द मैंने आपके बीच में एक्सप्लेन किया, और चौथा शब्द में जो मेरी समझ है उसी आधार पर मैं आपके बीच में रख रहा हूं। जो चौथा शब्द हम एक्सप्लेन कर रहे हैं वो है अंत्योदय। अंत्योदय का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखते हैं तो अंत्योदय का मतलब होता है अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ वो व्यक्ति, वो लाचार व्यक्ति जो आपकी तरफ देख रहा है कि आप उसकी सहायता करेंगे, या वो आपसे कुछ चाह रहा है कि आप उसकी सहायता करें। और इसकी भी जब मायने हम देखते हैं बड़ी गहराई में, जब हम जाते हैं तो कहीं ना कहीं जब आपके पास सत्य होता है, आपके अंदर सत्य होता है, आप में अहिंसा होती है, जहां अहिंसा होती है वहां प्यार होता है,
और जहाँ प्यार होता है वहाँ स्वराज के रास्ते खुलते हैं, और जहाँ आप स्वराज के लिए तैयार होते हैं वहाँ आप एक ऐसे वंचित व्यक्ति को जो समाज के अंतिम पायदान में खड़ा है और आपकी तरफ वो आशाओं से देख रहा है, आशा भरी नजरों से आपको देख रहा है, ताकि कदम से कदम मिलाकर वो भी आपके साथ चल सके, आप उसको इतना लिफ्ट कर सके अपने मन से, उसमें फिर आपके पास अगर आप अहिंसा में विश्वास रखते हो तो आप उसको ये एहसास नहीं दिलाएंगे कि मैंने आपके ऊपर ये एहसान किया है, कि मैं आपको, आप दूर कहीं पंक्ति में खड़े थे, आप असहाय थे, मैंने आपको सहायता किया, तो क्या मानिएगा कि आप उसके साथ हिंसा कर रहे हैं। अहिंसा कहते हैं कि आपने बहुत ही पवित्र मन से उसको अपने साथ लिया और अपने साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, उसमें आपने उसकी सहायता की और उसको आपने एहसास भी नहीं होने दिया कि भी अगर मैं नहीं होता तो आप यहाँ नहीं होते। तो ये भी एक स्वराज को और अहिंसा को समझने का एक छोटा सा एग्जाम्पल हो सकता है। तो अंत्योदय का मतलब है कि जिसको आपकी आवश्यकता है, समाज के अंतिम पायदान में खड़े व्यक्ति को अपने साथ लेकर उसे आगे बढ़ाने की, ताकि वो भी अपने आप को इस संसार का या इस देश का जो है अपना नागरिक मान सके और उसकी भी आवाज शामिल हो हमारे देश में, या जहां हम रहते हैं, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, उसकी भी आवाज उसमें शामिल हो, ये फीलिंग उसमें आए, तो इसे अंत्योदय कहते हैं। और जो सर्वोदय है, सर्वोदय का मतलब है सबका उदय, सबका उदय और सब प्रकार से उदय, अर्थात कोई भी वंचित वर्ग जिसको जो फैसिलिटी नहीं मिल रही है उसको अगर वो फैसिलिटीज दिला दी जाए तो वो फैसिलिटी उसके उसको मिलने के बाद उसको उस ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा जहां से वो अपनी आंतरिक शक्तियों को महसूस करता हुआ या अपने अंदर के जो उसके मजबूत पॉइंट है उनको उभारता हुआ जो आगे बढ़ सकता है। तो सबका उदय का मतलब हर तरह से, जिसमें हम प्रकृति को भी शामिल करेंगे, जिसमें हम आसपास के वातावरण को भी शामिल करेंगे और जिसमें हर एक अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति को भी साथ लेकर चलेंगे, तो सबका उदय करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और मेरा ये मानना है, जो आदमी अगर हम या जो आदमी या कोई संस्था या कोई देश या कोई संविधान जो सत्य, अहिंसा, स्वराज और अंत्योदय के ऊपर चलता है, वो सर्वोदय ऑटोमेटिक हो जाता है, उसका जो उदय है वो नेचुरली हो जाता है फिर, क्योंकि हमारी जो भावना है वो इस तरह से बन जाती है। तो जो आपने प्रश्न किया था कि आप कांग्रेस में क्यों हैं, तो ये एक वो विचारधारा थी जिसको लेकर मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस में होना जो है वो एक वे ऑफ लाइफ है। कांग्रेस इज अ वे ऑफ लाइफ, जीने की एक कला है या जीने का एक रास्ता है। कांग्रेस कोई मात्र राजनीतिक दल नहीं है कि भी कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, कांग्रेस जीती, कांग्रेस हारी। चुनाव जो है आपका जो मतदाता है वो तय करता है, लेकिन विचार जो है वो, और जो कांग्रेस का जो विचार है वो, मैंने पहले भी कहा आपको कि वो विचार जो है वो हमारे ग्रंथों से भी निकला है। अगर आप ग्रंथों को भी बड़े ध्यान से पढ़ेंगे तो ये 5 शब्द ही उनमें से निकलेंगे: सत्य, अहिंसा, स्वराज, अंत्योदय और सर्वोदय। जैसे कि मैं कह रहा था आपको, ये कांग्रेस है वो एक मात्र राजनीतिक दल नहीं है, ये वे ऑफ लाइफ है, एक जीने की कला है, जो हमारे ग्रंथों में जो निचोड़ है, धार्मिक ग्रंथों का जो निचोड़ है, उसमें जो 5 शब्द ये निकल कर आए थे, उन्हीं 5 शब्दों को फॉलो करती है कांग्रेस। सत्य, अहिंसा, स्वराज, अंत्योदय और सर्वोदय, इसी पर जो प्रैक्टिस करती है। और विचार कभी नहीं हारते हैं। पार्टी हार सकती है कि हम जो चुनाव हार गए, स्टेट में हार गए, स्टेट में हार गए, केंद्र में हार गई, स्टेट में हार गए जीत के, वो एक अलग विषय है, लेकिन विचारों का जो प्रवाह है वो ओरिजिनल जो विचार होते हैं, जो ऐसे मजबूत विचार होते हैं जो हमारे समाज को आगे ले जाते हैं, निरंतर आगे ले जाते हैं। ये जरूरी नहीं है कि अगर आप कांग्रेस पार्टी में जुड़े हैं तभी आप इस तरह का विचारों का आवरण रखें। ये तो एक आम इंसान के अंदर होना चाहिए। वही मैं कह रहा हूँ, क्योंकि भारत एक बहुत ही विस्तृत देश है, बृहद देश है। इस देश में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एक ऐसी पट्टी है जो नॉर्थ में आपके जो बर्फ से ढकी रहती है, और जब आप
मैदानी इलाकों में आते हैं, जहाँ पंजाब है, हरियाणा है, वेस्टर्न यूपी है। इतने बड़े देश को जहाँ पर विभिन्न धर्म है, विभिन्न भाषाएं हैं, विभिन्न बोलियां हैं, और जियोग्राफिकल जो कंडीशन में भौगोलिक परिस्थितियां वो अलग अलग है, ऐसे विभिन्न रीति रिवाजों वाले देश को, विभिन्न बोलियों वाले देश को, बहुत सारे धर्मों वाले देश को, जहाँ पर बहुत सारी जातियां हो, उस देश को अगर चलाना है तो प्यार, मोहब्बत, सत्य, अहिंसा, स्वराज से चलाया जा सकता है। वहाँ किसी एक रंग का डंडा उठाकर जो है एक सबको हाँकने की अगर कोशिश की जाएगी तो देश में बड़ी दिक्कतें आ जाएगी, देश तहस नहस भी हो सकता है। आपको प्यार और मोहब्बत के साथ चलना कांग्रेस सिखाती है। सबका जो हम सम्मान करते हैं वो कांग्रेस सिखाती है, और किस तरह से हम सबको इकट्ठे होकर चलना है ताकि जो कांग्रेस के मूल्य हैं या हमारे धार्मिक ग्रंथों के जो मूल्य हैं उनको पाया जा सके। नफरत से कभी भी कोई भी देश जो है आगे नहीं बढ़ा है। नफरत से कोई भी सभ्यता जो है फली फूली नहीं है। सभ्यता जब फलती फूलती है तो प्यार मोहब्बत से फलती फूलती है, और कोई भी देश जब आगे बढ़ता है तो वो प्यार मोहब्बत से आगे बढ़ता है। हमने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे सामने हैं जो आजकल भी चल रहे हैं। दो देशों के बीच में युद्ध हो रहा है, कुछ और देश तैयारी में, इससे पहले भी बड़े बड़े युद्ध हुए हैं, उससे आपका विनाश हुआ है, उसे निर्माण नहीं हुआ है। निर्माण की जो बुनियाद है वो खड़ी होती है प्यार मोहब्बत के ऊपर, एक दूसरे का सम्मान करते हुए। और जब हम नफरत से हाँकते हैं, जिस तरह से हमारे कभी कभी हमारे देश के एक बड़े नेता जो कपड़ों से भी पहचानते हैं, कपड़ों से आइडिया लगा लेते हैं कि ये कौन शख्स है, तो जिस देश में इस तरह का नेतृत्व होगा जो खुद उकसाएगा लोगों को कि भाई आप नफरत करो एक दूसरे को, आप जो है एक दूसरे से के धर्मों से नफरत करो, तो वो देश आगे नहीं बढ़ेगा, पीछे जरूर जाएगा वो। तो आम जो आवाम है 133 करोड़ की, अगर आपका जो चैनल है, जो आपके चैनल को फॉलो करते हैं, उनके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि वर्तमान परिदृश्य में हम सबको कांग्रेस के उन 5 शब्दों के साथ चलना है जो देश को आगे ले जाएंगे। वरना मैंने देखा हिंदुस्तान की संसद के अंदर में जब ये बहुत बड़ा प्रश्न किया गया उस सरकार के मुखिया से कि आप ये बताइए कि अदानी जो है खरबों का नुकसान करके किस तरह से खरबों का नुकसान करके हिंदुस्तान की इकोनॉमी के ऊपर जो है वो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहा है। जब आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो आप उस प्रश्न का उत्तर नहीं देख, और घटिया स्तर मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा राजनीति में कि प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं और उत्तर आप जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू से खोज रहे हैं। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि इस देश को अगर चलाना है तो नफरत से नहीं, प्यार मोहब्बत से चलाना होगा। तो यही कांग्रेस का भी एक संदेश है। तो व्यूअर्स, काफ़ी ज़्यादा गहन हमारे को जो है कांग्रेस के बारे में जानने के लिए मिला। हालांकि मेरी खुद की भी जानकारी नहीं थी कि कांग्रेस को हम किस नज़रिए से देखें। ठीक है, तो कोई भी पार्टी, जो भी पार्टी होती है, उसका एक अलग जो एक मोटो होता है, लोगो होता है। तो कांग्रेस का जो एक एक्चुअल में जो लोगो है तो वो है 5 ये जो शब्द बताए गए। इसके हिसाब से जो एक इंसान अपने आप को परिपूर्ण भी बनाता है, और एक पार्टी और पॉलिटिशियंस का तो एक अलग बात होती है, लेकिन हम जो है वो इनसे एक अलग रूप से भी जुड़े हुए हैं, और उस रूप में जो है हम एक छोटे भाई की तरह भी हैं, एक छोटे बच्चे की तरह भी हैं। तो हम इनका बहुत ही कृतज्ञ मानते हैं कि ये हमारे चैनल में आए और अपनी बातों को हमारे माध्यम से आप तक पहुंचाया, और आपके माध्यम से ये बातें और आगे तक जाएंगी, और कांग्रेस की जो नींव है ये और ज़्यादा मजबूत होगी। इसी के साथ ये इनका जो अगर आप इनसे बिल्कुल पर्सनली और ज़्यादा इंटरेक्ट होना चाहते हैं रेगुलरली, ये तो एक्चुअली यहाँ पर गेस्ट थे, तो गेस्ट के रूप में हमने इनको पकड़ लिया, और इतनी अच्छी विचारधारा जो कांग्रेस के प्रति और कांग्रेस के बारे में इतनी सारी जानकारी हमें मिली। तो इनका जो फेसबुक अकाउंट है दीपक सिंह राठौर, दीपक राठौर के नाम से है, तो वहाँ पर जाके आप विजिट करें, फॉलो करें इनको, और वहाँ पर जाके आप इनको पूरे रेगुलरली टच में रह सकते हैं कि क्या क्या एक्टिविटीज़ कांग्रेस में चल रही हैं, और इनके द्वारा इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ पर ये किस तरह से डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो सर, एक थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा। तो जैसा कि आप अभी इलेक्शन में भी आए, इलेक्शन लड़ा आपने? नहीं, हमने ये इलेक्शन 2017 में लड़ा था, और इस बार हम टिकट मांग रहे थे। इस बार टिकट नहीं हो पाया तो किसी और भाई ने वहाँ से चुनाव लड़ा है। इस बार हमने चुनाव नहीं लड़ा। जी। तो ये पार्टी में आपका क्या मतलब कि किस उसमें है आप? अभी मैं राजीव गांधी पंचायती राज संगठन का हिमाचल प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, और जितने भी हमारे
पंचायती राज संस्थाओं से जुड़े हुए ये कांग्रेस विचारधारा के जो लोग होते हैं उनके साथ मिलकर हम जो है काम करते हैं और विचारधारा को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी भी ये काफ़ी दूर से आए रात को, तो रेस्ट किया। तो उस समय तो इससे पहले भी काफ़ी बार इनसे मुलाकात हुई, लेकिन इतनी गहन चर्चा और समय का अभाव था, तो बड़ी मुश्किल से इनसे समय ले पाया मैं। तो उसके लिए आपके हम बहुत बहुत धन्यवादी रहेंगे। थैंक यू ब्रदर, तो थैंक यू ठीक वेरी है मच। गाइस, ओके। और इसको शेयर करें, और इसी कंटेंट को आप इनके फेसबुक अकाउंट में भी जाके देख सकते हैं आराम से। और ठीक है गाइस, बाय, टेक केयर। थैंक यू।